हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एडू पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 यूनिट 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, जो कि होता है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में हम देखते हैं एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किस टाइप से बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पर एक कंपनी है जिसमें एक एम्प्लॉयर है। वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और ये जो बेनिफिट होता है ये अकेले एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता, ये उनकी फैमिलीज के लिए भी होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑल्सो फॉर फैमिली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बेनिफिट होता है ये किस टाइप का होता है। या तो ये कैश में हो सकता है या हो सकता है ये काइंड में। अब सबसे बड़ी बात आती है हमारे एम्प्लॉय किस टाइप के होने चाहिए। तो हम लिखेंगे एम्प्लॉयज। यहाँ पे कौन कौन से एम्प्लॉयज कवर होते हैं, ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। अब इस टाइप में कौन कौन से एम्प्लॉयज आ सकते हैं, या तो फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम या फिर कैजुअल। ये हमारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, ये जो कैश और काइंड हमें यहाँ पर दे रखा है ये किस टाइप से रिसीव होगा एम्प्लॉय को। यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल हमें यहाँ पे क्या बताता है, मैचिंग प्रिंसिपल बताता है हमें कि एक एम्प्लॉय जितने भी टाइम के लिए एक एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है सिर्फ उसे उतने ही टाइम का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम कॉस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयज बेनिफिट should be matched with timing of their service। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कॉस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयज, यानी कि जो भी कॉस्ट उनको एम्प्लॉयज बेनिफिट में मिलेगी वो कैसे होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए उनके टाइमिंग से और उनकी सर्विस से। जितने टाइम की सर्विस दी जाएगी उतने ही टाइम का उन्हें बेनिफिट मिलेगा। एक पॉइंट और लिखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एम्प्लॉयर का। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे एम्प्लॉय, और इसके दो पॉइंट्स बनाएंगे हम यहाँ पर। इसमें लिखेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों बातों में ऑफ और फॉर का है। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा एम्प्लॉय कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ क्या बोल रहे, सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट कि हम सर्विस देंगे आपको, तो जो बंदा सर्विस देता है उस वो क्या होता है हमारा एम्प्लॉय। और जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज नहीं होते, वो होते हैं हमारे प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे हमेशा याद रखने वाली बात है, ये एमसीक्यू में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्प्लॉय कौन से होते हैं, कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस करते हैं। तो हमारा आंसर हमेशा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो करते हैं वो होते हैं हमारे एम्प्लॉयज। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स कौन कौन से कितने टर्म के लिए होते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे बेनिफिट्स। इसमें लिखेंगे हम शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म,
टर्मिनेशन बेनिफिट। अब शॉर्ट टर्म में हम क्या क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल, वेजेस, सैलरीज, एक्सेट्रा। ये शॉर्ट टर्म वाले कौन से होते हैं? जो 12 मंथ्स में खत्म हो जाते हैं। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट वाले कौन से होते हैं हमारे? इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि ग्रेचुटी या फिर पेंशन। लॉन्ग टर्म वाले जो 12 मंथ से ज्यादा के होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे मोर देन 12 मंथ्स या फिर लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट। और टर्मिनेशन बेनिफिट हमारे कौन से होते हैं? एग्जाम्पल, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म में हमारा क्या क्या आता है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, यहाँ पर डालेंगे शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस। यानी कि एब्सेंस मतलब क्या होता है? हमारा हॉलीडेज। यानी कि हम शॉर्ट टर्म में जो भी हमारे एब्सेंसेस होते हैं, छुट्टियां होती हैं, उन चीज़ों को कैसे कंपनसेट करता है एक एम्प्लॉयर। तो इसके दो पार्ट करेंगे हम, और सबसे पहले इसका एक चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्यूमुलेटिंग, और यहाँ आएगा नॉन एक्यूमुलेटिंग। इसमें लिखेंगे हम कैरी फॉरवर्ड इन फ्यूचर पीरियड, और इसमें लिखेंगे हम नो कैरी फॉरवर्ड। इसका एग्जाम्पल देंगे हम, मैटरनिटी लीव, और यहाँ इसके हम दो पार्ट बनाएंगे, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग में लिखेंगे कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट्स, और यहाँ पे नो कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट्स। और लास्ट में लिखेंगे हम कंपनी estimates the amount for these and create प्रोविजन। और ये प्रोविजन कैसे होते हैं? या तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो हमने चार्ट बनाया है, इसका मतलब क्या है। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस क्या होते हैं? हमारे जो शॉर्ट टर्म पीरियड में हम हॉलीडे लेते हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस। यहाँ पे क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एक्यूमुलेटिंग और एक होता है नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग में क्या होता है कि हमारी जितनी भी छुट्टियाँ होती है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, जैसे कि हमने हमारे पास 40 डेज की हॉलीडे थी एक साल की, यानी कि एम्प्लॉयर ने 40 डेज की पेड हॉलीडेज अलाउ कर रखी थी। अब उनमें से क्या हुआ, एक एम्प्लॉय ने सिर्फ 30 हॉलीडेज अवेल की और बाकी 10 जो थी वो पेंडिंग थी। अब इसने क्या करा एम्प्लॉय ने कि ये 10 पेंडिंग लीव्स इस साल की जगह नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर ली। ये होता है हमारा कैरी फॉरवर्ड करना, कैरी फॉरवर्ड इन फ्यूचर पीरियड। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन एक्यूमुलेटिंग में हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मैटरनिटी लीव इसका एक
परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हॉलीडे कभी भी नेक्स्ट आगे किसी भी फर्दर पीरियड में फॉरवर्ड नहीं की जाती। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम वेस्टिंग वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे कैश पेमेंट फॉर अनयूज एंटाइटलमेंट्स, यानी कि आपने लीव इनकैशमेंट सुना होगा। लीव इनकैशमेंट क्या होता है कि जब कोई बंदा अपनी छुट्टियां अवेल नहीं करता, एक्स्ट्रा लीव्स छोड़ देता है, जैसे इस वाले एग्जांपल में 10 पेंडिंग लीव्स थी, तो एम्प्लॉय क्या करता है, क्योंकि छुट्टियां नहीं ली तो वो क्या करता है, उसे उसके बदले भी कैश पेमेंट देता है। तो वो हो जाता है हमारा वेस्टिंग में। और नॉन वेस्टिंग वो होता है कि आप छुट्टी लो या मत लो, अगर आप जब भी आ रहे हो काम करने के लिए तो कोई भी आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगी। किस चीज़ के लिए, अनयूज एंटाइटलमेंट्स के लिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया फ्यूचर पीरियड के लिए। और अगर कोई एम्प्लॉय अपनी छुट्टियां अवेल नहीं कर रहा, वो छुट्टियों पे नहीं जा रहा और उसने क्या करा, वो उस टाइम पीरियड में भी ऑफिस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी उन छुट्टियों के लिए जो कि पेड थी उनके लिए हम क्या कर देंगे, कैश पेमेंट दे देंगे फॉर अनयूज एंटाइटलमेंट्स के लिए। नीचे के लिए क्या हमने, कंपनी एस्टिमेट द अमाउंट फॉर दीज एंड क्रिएट प्रोविजन। कंपनी क्या करती है, पहले से इस चीज़ का प्रोविजन बना के रखती है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने छुट्टी नहीं ली या फिर छुट्टी ले ली तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें उसे कैश पेमेंट देनी पड़ती है अनयूज एंटाइटलमेंट्स के लिए। तो हम या तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनता है या बनता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालेंगे हम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। इसका भी पहले एक चार्ट बनाते हैं। इसे दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। इसमें लिखेंगे हम डिफाइन कंट्रीब्यूशन प्लान, जिसे बोलते हैं DCP, और दूसरा आता है हमारा डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जिसे बोलते हैं DBP। इनके अंदर लिखते हैं एक्चुरियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन एम्प्लॉय। और यहाँ पे क्या होते हैं, अदर देन DCP। इसमें लिखेंगे हम एक्चुरियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन एम्प्लॉयर। अब हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, या तो वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होते हैं या फिर डिफाइंड बेनिफिट प्लान होते हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है यहाँ पे फिक्स्ड, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एक फिक्स प्लान है और यहाँ पे क्या है, बेनिफिट प्लान। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, हमने क्या पढ़ा, एक्चुरियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन एम्प्लॉय, यानी कि जो भी जितना भी रिस्क होगा वो किस पे आएगा, एम्प्लॉय पर आएगा। इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे एक एम्प्लॉयर है और यहाँ पे PF प्रोविडेंट फंड बना हुआ है। एक एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि हर साल या हर टाइम एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट इसके अंदर डालेगा। और अगर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर तो फ्री हो गया क्योंकि उसने तो बोल दिया कि भाई मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट इसमें डाल दूंगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है या फिर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो एम्प्लॉयर का कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे किसका रिस्क है, एम्प्लॉय का रिस्क है कि इसके साथ प्रोविडेंट फंड के अमाउंट के साथ जो भी कुछ होता है तो वो क्या रिस्क कौन बॉन्ड करेगा, एम्प्लॉय। और इस वाले केस में क्या, एक्चुअल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन एम्प्लॉयर। यानी कि इस केस में क्या होता है कि जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो एम्प्लॉयर खुद बोल देता है कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दूंगा अगर आपने इतने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करी। तो क्या होता है, एम्प्लॉय तो फ्री होता है कि हाँ अगर मैं पर्टिकुलर एक सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट देगा जो कि फिक्स होगी उसके रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या होता है, एक एम्प्लॉयर ने सोचा कि आफ्टर 5 years एम्प्लॉय को कितने मिलेंगे, मैं 10 लाख रुपीज दूंगा। लेकिन अब ये बात, एम्प्लॉय तो फ्री है कि भाई उसने 5 साल की सर्विस दी तो उसे कितने मिल जाएंगे, 10 लाख रुपीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय को कुछ लॉस हो गया, कंपनी में कुछ अनहैपनिंग हो गई तो क्या होगा,
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉयर होगा जो वो रिस्क बॉन्ड करेगा इस 10 लाख रुपीज़ का, क्योंकि एम्प्लॉय तो फ्री है ना कि उसकी रिटायरमेंट के बाद उसे इतना अमाउंट मिल जाना है। तो यहाँ पे जो होगा रिस्क कौन बॉन्ड करेगा? एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो वो देखते हैं हम। हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट टर्म। तो पहली इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी है हमारी? प्लान असेट। प्लान एसेट क्या होता है हमारा? प्लान एसेट वो होता है जहाँ पे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयमेंट के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। सपोज करो एम्प्लॉयर ने 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करे और एम्प्लॉय ने भी 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करे। अब क्योंकि ये इस चीज़ में आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे इस चीज़ को? इनवर्ड कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? एम्प्लॉय के लिए हो रहा है। तो अगर इसमें से कुछ बेनिफिट एम्प्लॉय ने निकाल लिया, जैसे कि हमने बेनिफिट पे करा एम्प्लॉय को 50 रुपीज़ का, और इसमें क्या होता है इसका इंटरेस्ट भी रिसीव होता होगा और इससे इंटरेस्ट हुआ जनरेट 20 रुपीज़ का। तो अगर हमें देखना हो कि इसकी इस एसेट की प्लान वैल्यू क्या होगी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लान एसेट इज इक्वल टू, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट करा? 100 एम्प्लॉय ने और 100 एम्प्लॉयर ने, प्लस इंटरेस्ट मिला उस पर, माइनस कितनी वैल्यू कम हो गई इसमें से? 50 रुपीज़ माइनस 50, तो प्लान एसेट की वैल्यू हुई 170 रुपीज़। इसे हम क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअल गेन और लॉस। तो हेडिंग डालते हैं एक्चुअल गेन और लॉस। इसमें हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एक्चुअल पेंशन पेमेंट relative to expected पेमेंट। इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें डिफरेंस बताना है। एक्चुअल गेन कौन सा होता है? जहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं एम्प्लॉयर की, एक तो एक्चुअल पेंशन में और एक्सपेक्टेड पेंशन में, पेमेंट में। यानी कि एक्सपेक्टेड हम क्या कर रहे हैं, हमने सोच रखा था कि हमें इतनी पेमेंट करनी होगी, लेकिन एक्चुअल में कितनी पेमेंट हुई, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारा एक्चुअल गेन और लॉस। इसमें एक बात और लिखेंगे हम यहाँ पे नीचे, ये कहाँ रिकॉग्नाइज करा जाता है? रिकॉग्नाइज्ड इन P&L अकाउंट इन सेम ईयर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अब हम, पॉइंट थर्ड, जो कि है हमारा पास्ट सर्विस कॉस्ट। इसमें लिखते हैं हम चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ड्यू टू एनी चेंज। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि हमारा एक एम्प्लॉयर है, उसने क्या करा, एम्प्लॉय को बोला, ये हमारा एम्प्लॉयर हो गया, ये हमारा एम्प्लॉय हो गया। इसने इससे बोला कि 25 ईयर्स बाद मैं आपको 40 लाख रुपीज़ दूंगा, लेकिन सर्विस कितनी होनी चाहिए? कंटिन्यू 25 ईयर्स की। उसके बाद जाकर आपको कितने मिलेंगे? 40 लाख रुपीज़। अब हमने क्या चेक करा कि ये जो 40 लाख रुपीज़ दे रखा है यहाँ पे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। लेट्स से ये है टाइम पीरियड 25 ईयर्स का, और इस पॉइंट पे आके उसे कितने मिलने हैं? 40 लाख।
तो हमने कहा इस पॉइंट को हम यहाँ लेकर आते हैं और इसकी प्रेजेंट वैल्यू चेक करते हैं। तो देख लेते हैं, हम मान लेते हैं हमने 12 लाख देखा कि 25 साल पहले इसकी 40 लाख की वैल्यू कितनी होगी, 12 लाख। और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कुछ सालों बाद ही यहाँ एक चेंज आ गया, अब इसकी वैल्यू 40 लाख की 12 लाख नहीं रही, ये हो गई 14 लाख। तो ये जो चेंज आ रहा है 12 लाख से 14 लाख में जो चेंज आया है, इसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट सर्विस कॉस्ट। यहाँ पे क्या लिख रखा है, चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में चेंज आ गया, जो कि पहले 12 लाख थी और अब कितनी हो गई, 14 लाख। तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। जो हमने एक लाइबिलिटी तैयार कर रखी थी कि इस 40 लाख को हमें 25 ईयर्स बाद पे करना था, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 12 लाख। ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी थी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज आ रहा है, एनी चेंज कितने में, इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, तो वो हो जाएगी हमारी पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, पॉइंट नंबर 4, अमाउंट रिकॉग्नाइज एज रिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखेंगे इसमें हम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट एट बैलेंस शीट डेट माइनस पास्ट सर्विस कॉस्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसमें लिखेंगे हम ब्रैकेट में इफ एनी। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, अमाउंट रिकॉग्नाइज एज डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस की, ऑब्लिगेशन मतलब हमारी लायबिलिटी। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट बैलेंस शीट, फेयर वैल्यू हमने अभी निकालना सीखा था कि फेयर वैल्यू कैसे निकलती है प्लान एसेट की, कि एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा, एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट करा, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ और हमने बेनिफिट पे कितना किया, इसको माइनस कर देंगे, बाकी सबको प्लस कर देंगे, तो हमारी फेयर वैल्यू आ जाएगी किस चीज़ की, प्लान एसेट की। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इस चीज़ को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे हम पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये भी हमने देखा था कि पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या होती है, कोई भी चेंज आता है प्रेजेंट वैल्यू में किसी भी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में, वो होती है हमारी पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट नंबर 5, कर्टेलमेंट। लिखेंगे CURTAILMENT, कर्टेलमेंट। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं, कर्टेलमेंट होता क्या है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इसे देखते हैं जैसे कि एक एम्प्लॉयर है, उसकी बहुत सारी बिजनेस सेगमेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू सम लॉस या फिर किसी भी कारण की वजह से उसने क्या करा, एक सेगमेंट बंद कर दी। ये सारी क्या है यहाँ पे हमारी बिजनेस सेगमेंट्स। और हर सेगमेंट में कोई ना कोई एम्प्लॉय तो होता होगा, हर उसमें था। अब हमने जब एक सेगमेंट बंद कर दी और यहाँ पे क्या था, एम्प्लॉयर जो था वो सबको एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स देता था, प्रोवाइड करता था। लेकिन जब सेगमेंट ही बंद हो गए और इसके जितने भी एम्प्लॉयज थे वो काम कर रहे थे, उनको भी एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान में पार्ट थे, लेकिन जब सेगमेंट बंद हो गए तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। वही होता है हमारा कर्टेलमेंट। यहाँ पे कर्टेलमेंट में क्या दे रखा है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो अपने आप ही कम हो जाएंगे ना, इस सेगमेंट पे एम्प्लॉय, इसमें सब में एम्प्लॉयज हैं जो कि किस में कवर होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। जब कोई भी सेगमेंट बंद हो जाती है तो इसके एम्प्लॉयज को किसी भी टाइप का कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। रिडक्शन हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, पहले जैसे कि 12 एम्प्लॉयज थे लेकिन अब रह गए 8 एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे
जितने भी 4 एम्प्लॉयज थे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी 8 को मिलेगा। अब होता है यहाँ पे कर्टेनमेंट गेन। गेन तो ऑब्वियसली बातें हो गई। जब पहले हमें 12 एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय बेनिफिट देना था, एक अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे देना था, लेकिन अब क्या रह गए, अब 8 रह गए। तो यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू थी हमारी वो कम हो गई, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कर्टेलमेंट गेन। इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन माइनस अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट related to the past of obligation। अब यहाँ पे अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट क्या होती है, पास्ट रिलेटेड ऑब्लिगेशन से। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये कभी कभी क्या करते हैं कि ये आ जाता है कि भाई हमने काम किया था और हमें रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए, तो इन सबको सेटल करने के लिए एक जो छोटी मोटी कॉस्ट दी जाती है उसे बोलते हैं हम अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट। जो भी रिडक्शन हो रहा है हमारा मेजर ग्रॉस ऑब्लिगेशन में वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो एक छोटा मोटा खर्चा हुआ होता है इन एम्प्लॉयज़ को सेट ऑफ करने के लिए वो हम यहाँ इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगी वो होती है हमारी कर्टेलमेंट गेन। अब पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे हम, करंट सर्विस कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये सिर्फ क्वेश्चन करते टाइम काम आएगी। पॉइंट नंबर 7 लिखते हैं हम, इंटरेस्ट कॉस्ट ईयरली। यानी कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते हैं हम ये ईयरली बेसिस पे निकालते हैं, हर साल हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होती है हमारी, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्विस कॉस्ट क्यूमुलेटिव। क्वेश्चंस के टाइम ही काम आएगा ये भी हमारे। इन्हीं फॉर्मूले के साथ हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन तो कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स और इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 7। यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 7 क्या बोलता है, एज ऑन 1 अप्रैल 2001 द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट वाज 1 लाख। ऑलरेडी हमें फेयर वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पेंशन प्लान ऑफ जीलियस लिमिटेड ऑन 31 सितंबर 2001 द प्लान पेड आउट बेनिफिट ऑफ 19,000। इसका एक चार्ट तैयार करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ये हमारी 1 अप्रैल 2001 फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट वाज 1 लाख। ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद दे रखा है हमें यहाँ पे 30 सितंबर को क्या हो रहा है, द प्लान पेड आउट बेनिफिट ऑफ 19,000। यानी कि यहाँ ले लेते हैं हम 30 सितंबर 2001 हमने पे कर दिए, यानी कि 19,000 माइनस में 19,000 क्या थे, ये हमारे बेनिफिट्स पे करे हैं, पेड बेनिफिट्स एंड रिसीव्ड इनवर्ड कंट्रीब्यूशन। इनवर्ड कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो हम उसे प्लस करेंगे, कितना है 49,000 इनवर्ड कंट्रीब्यूशन। और फिर 31 मार्च 2002 को द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट वाज 1,50,000। यानी कि यहाँ पे 31 मार्च 2001 में क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 1,50,000। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो ओपनिंग हमारा 1 लाख माइनस 19,000 बेनिफिट पेड, 49,000 कंट्रीब्यूशन इनवर्ड। तो अगर हम 1 लाख में माइनस करेंगे 19,000 प्लस करेंगे 49,000, तो जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर इस पॉइंट के बाद वो होगी 1,30,000।
बट हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमें क्या बता रहा है, क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 और हमारी एक्चुअल में कॉस्ट क्या आ रही है 1,30,000। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे हमें एक्चुअल बेनिफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1,50,000 माइनस 1,30,000 विच इज 20,000 रुपीज। क्लियर। तो हमसे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वाज 1,47,920। एक्चुअल लॉसेस ऑन द ऑब्लिगेशन फॉर द ईयर 2001-2002 वाज 600। ठीक है। On 1st April 2001, the company made the following estimate based on its market studies, understanding and prevailing prices. हमें इंटरेस्ट रेट दे रखा है, रियलाइज एंड अनरियलाइज्ड गेन के बारे में दे रखा है, फंड दे रखा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इन सब का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक फिक्स रेट ले लेंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट कितना दे रखा है 10.25। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन द प्लान एसेट। एक्चुअल रिटर्न तो हमने अभी भी कैलकुलेट किया था, एक्चुअल रिटर्न यहाँ पे कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था 1,50,000 और हमारा कैलकुलेट करके कितना आया था, पेड बेनिफिट को माइनस करके और इनवर्ट कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करके 1,30,000। जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा एक्चुअल बेनिफिट। और अगर हमें एक्सपेक्टेड निकालना है तो एक्सपेक्टेड किस बेसिस पे निकालेंगे, हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। तो सबसे पहले देखेंगे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना था, सबसे पहली वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ की। अब ये 1,00,000 यहाँ से यहाँ तक 6 महीने काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1,00,000 मल्टीप्लाई 10.25% कितने मंथ्स के लिए 6/12। फिर प्लस करेंगे हम यहाँ पर, इस पॉइंट पे आकर क्या वैल्यू हो गई थी इस प्लान एसेट की 1,30,000 यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 6 मंथ्स के लिए। तो अब हम इस पे भी कितने परसेंट लगाएंगे 10.25 6 मंथ्स के लिए। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5,125 प्लस 6,662.5 जो कि हो जाएगा 11787.5। तो ये जो अमाउंट आ रही है हमारी, ये कौन सी अमाउंट है, ये है हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न की अमाउंट। अब अगर हमें कैलकुलेट करना हो एक्चुअल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम हेडिंग डालेंगे एक्चुअल रिटर्न और इसके लिए लिखेंगे हम सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट, कौन से को 1/4/2001 जो कि थी हमारी 1,00,000 रुपीज। फिर हम माइनस करेंगे पेड बेनिफिट जो थे हमारे 30 सितंबर को 19,000, इन्हें माइनस कर देंगे। फिर प्लस करेंगे हम इनवर्ट कंट्रीब्यूशन, इनवर्ट कंट्रीब्यूशन था हमारा 49,000 और उसके बाद इसका टोटल देखेंगे हम, इसका टोटल कितना आया था 1,30,000। अब इस 1,30,000 में क्या हो जाएगा, ये हमारा फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट ऑन 30 सितंबर 2001 और हमें फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट दे रखी थी कब की 31 मार्च 2002 की, कितनी 1,50,000। इन दोनों का जो डिफरेंस आया है 20,000 रुपीज का, वो क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल रिटर्न। और ये जो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन 31 मार्च 2002 थी, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, इसे हम मेंशन कर देंगे, ये गिवन थी। और इसी के साथ हमारा पहला इलस्ट्रेशन कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पे हम अपना इलस्ट्रेशन 8 हमसे क्या बोलता है। ये क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है, रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेटेड द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन एट 18%, 18 रुपीज़ 10% ऑफ 180। यानी कि यहाँ पे जो अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट दे रखी है 180, ये इसी का 10% 18 रुपीज़ यहाँ पर दे रखा है। तो हमें कैलकुलेट करना है गेन फ्रॉम curtailment and liability after curtailment to be recognized in the balance sheet of Rockstar Limited on the basis of the given information। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी दे रखी है, immediately before the curtailment gross obligation is estimated at 6,000 based on current actuarial assumption। फेयर वैल्यू दे रखी है प्लान एसेट की, अनअमोर्टाइज पास सर्विस दे रखी है, curtailment reduce the obligation by 600 which is 10% of the gross obligation। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि हमें क्या फाइंड करना है, गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट और लायबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट। तो लिखेंगे यहाँ पे
कर्टेलमेंट गेन, इसका हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था कि कर्टेलमेंट गेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, ये हमें दे रखा है, रिड्यूस इन द ऑब्लिगेशन बाय 600 गिवन था क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसमें से हम माइनस करते थे अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ पर गिवन है, ये रहा, अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन एट 18 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 18 माइनस कर देंगे, कितनी वैल्यू आएगी 582। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, कर्टेलमेंट गेन। अब हमसे क्वेश्चन में दूसरी बात क्या पूछी गई थी, हमें बताना था लायबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज आफ्टर कर्टेलमेंट। तो इसका भी हमने फॉर्मूला लिखा था, इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। और प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इमीडिएटली बिफोर द कर्टेलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशन इज एस्टिमेटेड एट 6000। और यहाँ पे क्या था, विच इज 10% ऑफ द ग्रॉस ऑब्लिगेशन, यहाँ पे रिड्यूस हुई थी 10% ग्रॉस ऑब्लिगेशन। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, ग्रॉस ऑब्लिगेशन कितना है 6000। तो इसे जब हम यहाँ लिखेंगे 6000 माइनस 10%, क्योंकि रिड्यूस हो रही थी, जो कि हो जाएगी 5400। उसके बाद क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट। फेयर वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट कितनी थी 5100। एक चीज और माइनस करते थे हम, अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, और ये कितनी थी यहाँ पे, अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट इज 180, लेकिन इसमें से 18 हमने ऑलरेडी पहले दे रखे थे 10%। तो अब कितनी बची है यहाँ पे, 180 माइनस 10%, 162, 138 जो हमारी अमाउंट आई है उसे हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी टू बी शोन इन बैलेंस शीट। इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 क्या बोलती है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एम्प्लॉयर रोशन हैज ज्वाइंड अ कंपनी XYZ लिमिटेड इन द ईयर 2001। द एनुअल एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ रोशन एज डिसाइडेड इज, ये अमाउंट हो गया। द कंपनी हैज a policy giving a lump sum payment of 25% of the last drawn annual salary of employee for each completed year of service। यहाँ पे क्या दे रखा है, if the employer retire after completing minimum 5 year of service, the salary of the Roshan is expected to grow at the rate 10% per annum। इस पूरे पैराग्राफ में जो दे रखा है, एक एम्प्लॉय है जिसका नाम रोशन है, वो क्या कर रहा है, उसकी एक एनुअल सैलरी थी डिसाइडेड दिस, इस पॉइंट पे 1490210। अब यहाँ कंपनी क्या बोले कि कंपनी की एक पॉलिसी थी कि वो एक गिविंग क्या करती है, एक लमसम पेमेंट करती है 25% की लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी पे। यानी कि इस टाइम पर यहाँ क्या होगा, 5 साल बाद लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो वहाँ पे कितना मिलेगा इसे, 25% मिलेगा पूरा अमाउंट। क्या दे रखा था यहाँ पे, 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हर साल कंप्लीट करने के बाद जो 5 साल बाद लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसका 25% उसे लमसम मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि द सैलरी ऑफ द रोशन एक्सपेक्टेड टू ग्रो
10% पर एनम, हर साल 10% के रेट से बढ़ रही है, यानी कि यहाँ जब आएगा 10% बढ़ जाएगी वैल्यू, फिर यहाँ जो वैल्यू आएगी फिर उसका 10% बढ़ जाएगी, फिर यहाँ एनुअल सैलरी मिलेगी, हर साल 10% की रेट से बढ़ रही है। तो उसकी हर साल लास्ट राउंड सैलरी कितनी होगी? इस साल थी उसकी सैलरी 14,90,210, तो यहाँ कितनी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर 10% प्लस करने के बाद? 1,639,231, 1,803,154.1, यहाँ हो जाएगी 1,93,469.01, यहाँ हो जाएगी 218,1,816.45, और यहाँ लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी आफ्टर 5 years 24 लाख। अब इस 24 लाख का हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 lakhs। और क्वेश्चन में एक बात और दे रखी थी यहाँ पे, लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उन्हें जितने साल सर्विस प्रोवाइड करी होगी उसका 25% लास्ट ड्रॉन सैलरी का मिलेगा, यानी कि उसने 5 साल काम किया है तो मल्टीप्लाई 5, तो उसको लमसम कितनी पेमेंट मिलेगी? 30 lakhs की। यहाँ हमने क्या करा? मल्टीप्लाई 5 क्यों करा? एड इंक्रीमेंट ऑफ 5 year, हर 5 साल का इंक्रीमेंट उसे दिया हमने। अब ये जो 30 lakhs है ये कंपनी एक साथ तो देगी नहीं, कंपनी क्या करेगी? इस 30 लाख रुपीज़ को एलोकेट कर देगी 5 years में, क्योंकि कंपनी को पता है लास्ट में जाके उसे 30 लाख इस एम्प्लॉय को देने ही है। तो कंपनी क्या करती है? वो एक साथ 30 लाख रुपए देने की जगह वो एक प्रोविजन बनाती रहती है, या फिर इस खर्चे को डेबिट कर लेती है पहले ही थोड़ा थोड़ा करके, जिससे एक साथ कंपनी पे बर्डन ना पड़े। तो जब उसे 6 लाख रुपीज़ 5 years में देने थे तो बेसिकली उसे कितनी अमाउंट पे करनी थी? हर साल 6 लाख का उसने एक्सपेंसेस दिखाया। कि अगर वो हर साल 6 लाख रुपए उसका रिजर्व करके रखे तो एक लास्ट साल में वो 30 लाख आराम से दे सकते हैं एक एम्प्लॉय को। तो ये कहाँ डेबिट करा जाएगा? अमाउंट डेबिट इन P&L अकाउंट। तो ये जो 6 लाख रुपीज़ थी ये किस चीज़ की अमाउंट थी हमारी? कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट। अब एम्प्लॉयर ने देखा कि हर साल 6 लाख का खर्चा मैं अगर दिखाता हूँ तो ये हर साल मेरे P&L को डेबिट कर रहा है 6 लाख रुपीज़ से। तो हमने क्या सोचा कि इस 6 लाख को हम इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और इसकी करंट सर्विस कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी हमारी? तो यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एक डिस्काउंट रेट फैक्टर 8% का। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट। तो इसका एक टेबल तैयार करते हैं हम। ये यहाँ पर हमने अपना टेबल बना लिया। ईयर कितने हैं हमारे पास? 5 years। फाइव ईयर्स है हमारे पास। और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस कितने हैं हमारे पास? 6 लाख रुपीज़। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.735.795.857 और 0.926 और 1। तो इसी को हम सेम एज इट इज उतार देंगे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.735.794.857 0.926 और 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करंट सर्विस कॉस्ट। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 441,000, 476,400, 514200, 555600 और 6 लाख। तो कंपनी क्या करेगी? एक साथ हर साल 6 लाख को डेबिट करने की जगह वो हर साल क्या डेबिट करेगी? इन अमाउंट को वो डेबिट कर देगी, जिससे कंपनी के ऊपर एक साथ सारा बर्डन ना पड़े, धीरे धीरे करके अमाउंट इंक्रीज होगी और लास्ट में जाके कंपनी कितने अमाउंट पे करेगी एम्प्लॉय को? 30 लाख रुपीज़।
तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कैलकुलेट करंट सर्विस कॉस्ट हमने निकाल दी, द इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज्ड पर ईयर एज्यूमिंग डिस्काउंटिंग रेट दिस। तो अब हमें निकालना है इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इसके लिए एक और टेबल बनाएंगे हम। जब हम टेबल बना लेंगे तो देखेंगे पहले टेबल का कॉलम हमारा होगा ईयर का, देन ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, करंट सर्विस और क्लोजिंग बैलेंस। तो हम इनको नाम दे देंगे ए बी सी और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ईयर हम देखेंगे, ईयर हमारे 1 2 3 4 एंड 5। ईयर 1 में तो कोई हमारा ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं कि हमें एम्प्लॉय को कितने अमाउंट हमें रखना है उसका, इंटरेस्ट भी कुछ नहीं देना। करंट सर्विस थी हमारी, करंट सर्विस कितनी थी हमारी पहली 4,41,000, 4,41,000। इन तीनों को प्लस करके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,41,000। देन सेकेंड ईयर में क्या होगा हमारा, ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 4,41,000। अब इसका हम 8% निकालेंगे। अब इस 4,41,000 का हम 8% निकालेंगे, वो आएगा हमारा 35280। अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस कर देंगे ए प्लस बी, तो ये कितना आएगा हमारा यहाँ पे 476400, और इन तीनों को प्लस करने के बाद आएगा हमारा 952680। देन ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये थर्ड ईयर में जाके ओपनिंग हो जाएगा 952680। इसका 8% निकालेंगे 76214, इन दोनों को प्लस कर देंगे, अब हमारा आएगा 514200, और इन तीनों को प्लस करने के बाद आएगा 1543,094। ये फिर से क्लोजिंग बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसका 8% निकालेंगे 123447। देन इन दोनों को प्लस कर देंगे 555600। इन तीनों को प्लस करने के बाद आएगा हमारा 22222141। ये फिर से हमारा ओपनिंग हो जाएगा। इसका 8% निकालेंगे 177771। और करंट सर्विस हमारी कितनी आनी चाहिए, अगर हम देखें जो सी पॉइंट है करंट सर्विस का, ये हमारे करंट सर्विस कॉस्ट के जैसे सिमिलर चल रहा है, सेम। अब हम यहाँ पे क्या आएगा 6 लाख, और ये हो जाएगा हमारा 30 लाख। तो बेसिकली देखा जाए अगर हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमारा ये अमाउंट तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 लाख ही आना चाहिए, क्योंकि लास्ट पेमेंट जो एम्प्लॉय करेगा वो 6 लाख की करेगा, और यहाँ जो टोटल आना चाहिए वो 30 लाख आना चाहिए, क्योंकि टोटल हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्या आएगा 30 लाख। एक एम्प्लॉय को लास्ट में कितने अमाउंट मिलेगी 30 लाख की। तो हम इस 6 लाख में से इसको माइनस करेंगे और इंटरेस्ट की नई अमाउंट निकालेंगे 177859। इसको क्या करा हमने यहाँ पे सेट ऑफ। ये हमने ऐसा पहले लीज के क्वेश्चन में भी करा था, ये उसी टाइप से सेट ऑफ किया जाएगा इंटरेस्ट की अमाउंट, जिससे हम अपनी बैलेंस शीट को मैच कर सकें। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये वाला खत्म होता है। इलस्ट्रेशन 9 भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, द फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एक्स लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। कैलकुलेट एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करनी है ऑन प्लान एसेट। ठीक है, तो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कितना किया, सबसे पहले बात तो बेनिफिट पे इतने करे गए, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन दिस। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था, $2,80,000, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन 31 मार्च 2001, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन 31/3/01 8 लाख, माइनस क्या करेंगे हम बेनिफिट पेड कितना 2 लाख का, कितना आया ये हमारे पास 1,60,000। तो इसे कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू आएगी 8,80,000। क्लियर। और हमें क्लोजिंग कितना दे रखा था, ये आ जाएगी एज ऑन 31/3/01 पर, और एज ऑन 31/3/02 पर कितनी हमारी वैल्यू 11,40,000। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा एक्चुअल रिटर्न। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 2,60,000।
तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल रिटर्न। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑफ अनुपम लिमिटेड वाज 2 लाख। हमें फेयर वैल्यू दे रखी है प्लान एसेट की इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट पेंशन ऑन 1 अप्रैल 2001। ओके, यानी कि क्या दे रखा है हमें यहाँ पे 1 अप्रैल 2001 में ओपनिंग कितना है हमारा 2 लाख का। फिर क्या हो रहा है 30 सितंबर 2001 द प्लान पेड आउट बेनिफिट, यहाँ पे 13.9.01 पे 25,000 के पेड बेनिफिट माइनस होता है हमेशा। और एंड रिसीव इनवर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 55,000 का इनवर्ड कंट्रीब्यूशन। और 31 मार्च 2002 पे क्या दे रखा है फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट वाज 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। ओके, the company made the following estimate based on its market study and prevailing prices. Calculate expected return और annual return। annual return तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। ओपनिंग 2 लाख है, 2 लाख प्लस 55,000 माइनस 25,000, जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को इससे माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा। कोई नहीं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम ये सारे इंटरेस्ट रेट नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न का रेट देखेंगे। ये सब हमें डाइवर्ट करने के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले हमारी क्या वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़ की वैल्यू थी हमारी यहाँ पे 2 लाख कितने टाइम पीरियड के लिए 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 लाख मल्टीप्लाई कितने परसेंट 10.25 मल्टीप्लाई 6/12। फिर हम प्लस करेंगे। अब यहाँ क्या वैल्यू है हमारी 2 लाख प्लस 55,000 माइनस 25,000, यानी कि यहाँ है 2,30,000। तो फिर 2,30,000 मल्टीप्लाई 10.25 मल्टीप्लाई 6/12 और इससे सॉल्व करेंगे तो आएगी हमारी वैल्यू 10250 प्लस 11,787.5। इन दोनों प्लस कर देंगे तो 22,037.5। ये हो जाएगी हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यू। अब हमें निकालना था एक्चुअल रिटर्न। तो एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट ऑन 1.4.2001 कितनी थी 2 लाख रुपए। फिर हम प्लस करेंगे इनवर्ड कंट्रीब्यूशन 55,000 माइनस बेनिफिट पेड कितना हो जाएगा 25,000। इसको कैलकुलेट करा 2,30,000 और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट कितना था 39,201 में 2,30,000। अब हमें पता है फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट 31/3/2002 में कितनी दे रखी थी हमें 3 लाख। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है एक्चुअल रिटर्न। अब वो कितना आएगा 3 लाख माइनस 2,30,000 विच इज 70,000। इसी के साथ हमारे वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। हमने इसी के साथ सारे इलस्ट्रेशन सारे क्वेश्चन और थियोरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।